नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लोजेज एंड फ्रेजेज की श्रृंखला में और आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने बाद एडजेक्टिव क्लोज के साथ में हु, हुम और विच का यूज नहीं करते। उन वर्ड्स के आने से क्या हो जाता है, वो हु और हुम और विच है वो किस में चेंज हो जाता है, दैट में चेंज हो जाता है। कुछ इसमें इसके अंदर कुछ लॉ की प्रॉपर्टी मान लीजिए या कोई नियम मान लीजिए, जिससे अपन को इसमें थोड़ा सा क्या है ध्यान से समझना है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और अपन उसको पूरा ट्रांसलेशन और सेंस के माध्यम से सीखेंगे। ज़्यादा उसमें ज़्यादा ये है कि जो गड़बड़ेशन इसके अंदर क्या है कि जो ये अपना जो फिक्स प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता है। थोड़ा एक्सेप्शनल भी मान लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। जो अपन नाउन एडजेक्टिव वर्ब और वर्ब से जो पहचान करेंगे वो तो चल ही रहा है, और वो भी किसके माध्यम से, पूरा सेंस के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तैयार हो जाइए एक और नए युद्ध को लड़ने के लिए। जो जब भी एक एडजेक्टिव क्लोज अगर अपने नाउन से पहले किन किन का यूज कर लें, सम का, फ्यू का, द, ओनली, ऑल द, या फिर किसी भी प्रकार की सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, इस प्रकार से अगर कोई सुपरलेटिव वर्ड्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर कोई एडजेक्टिव क्लोज अपने नाउन से पहले किन किन का यूज करे, सम का यूज करे, फिर फ्यू का यूज करे, या फिर द ओनली हो इसकी जगह, या फिर क्या हो, ऑल द हो, या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो जैसे द बेस्ट या द वर्स्ट, मतलब द के साथ में मिलके कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो ऐसे वर्ड आते हैं। तो इनके बाद में जब हु और हुम और विच में से किसी को प्रीफर करना पड़े तो उसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं, न कि हु का, न विच का और न ही किसका करेंगे, हुम का यूज करेंगे। इन तीनों का ही यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये किसके लिए, इन्हीं वर्ड्स के लिए है, सम, फ्यू, द ओनली, ऑल द, सुपरलेटिव, द बेस्ट और द वर्स्ट के लिए है। इनको ध्यान रखना कब, जब एडजेक्टिव क्लोज अपने नाउन से पहले इन वर्ड्स का यूज कर लेता है। तो देखिए, वैसे तो हम जानते हैं हु किसके लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए, और हुम का भी यूज ऑब्जेक्टिव के रूप में किसका हो सकता है, लिविंग थिंग्स के लिए हो सकता है। लेकिन विच का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन जो ये दैट है ये लिविंग के लिए भी आता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज हो सकता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, ये सिंगुलर के साथ में भी सही है और किसके साथ में, प्लूरल के साथ में भी सही है। कुछ एग्जांपल्स दो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर एसएससी में आए हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका क्या होगा, डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं समझाऊंगा, बाद में हमेशा की तरह आपको घर पे ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं इनसे रिलेटेड, जिससे आपका क्या होगा, जो स्पीकिंग का जो लेवल है वो भी क्या होगा, सुधरेगा, और आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल आपका सुधरेगा। तो आप पैसेज, क्लोज टेस्ट इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यही क्लोजेज टेस्ट है और ये जो फ्रेजेज है या फिर क्लोज एंड फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज फ्रेज, यही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिससे क्या होती है आपको, जिसमें आपको दिक्कत होती है। बाकी नॉर्मल तो आप कर ही लोगे। देखिए, अब आगे देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने है, ऑल द स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर डैश डैश आपके सामने है। इसका एक एग्जांपल है, ए ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है कि हु आर प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट क्या होता है, विरोध करना। क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्टिंग। किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिलोंग टू एसएससी, बिलोंग टू एसएससी। इसका क्या चला था, प्रोटेस्ट बोले तो विरोध चला था, किससे रिलेटेड, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसका एक आयोग है। फिर देखिए दूसरे वाले में हुम की जगह क्या कर दिया, दैट आर प्रोटेस्टिंग। बाकी सारा क्या इसमें सेम है, टू यहाँ प्रीपोजिशन, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब दोनों में से आपको करना क्या है, देखिए मैं पहले तो इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे हु, हुम और विच का भी तो यूज हो सकता है, या फिर दैट का यूज ज्यादा प्रीफर करेंगे। देखिए कैसे, पहले तो इसमें देखिए अपन को पता है एक क्लोज के लिए क्या जरूरी होता है, WH वर्ड, और एक क्या होता है, टेंस जरूरी होता है। इसमें WH वर्ड है, वो टेंस है कि नहीं है। इसके अंदर दैट क्लोज भी WH वर्ड की श्रेणी में आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये भी दैट क्लोज और उसके बाद में क्या आ गया, टेंस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्लोज, दोनों क्लोज है कि नहीं है, दोनों क्लोज है। लेकिन अभी हमने एक रूल लिखा है, उस रूल को देखिए,
कि सम, फ्यू, द ओनली, ऑल, द, सुपरलेटिव डिग्रीज में द बेस्ट, द वर्स्ट, अगर इनमें से किसी भी वर्ड का अगर क्लोज अपने नाउन, अपने से पहले जो नाउन यूज होता है उससे पहले अगर इन वर्ड्स में से किसी एक का भी यूज कर लेता है तो वहां पे हम हु, हुम और विच की जगह किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखना, ये मेरी एक आपको एडवाइस है कि अगर आपके पास हु, हुम और विच के बजाय अगर दैट की बजाय आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर अगर आपको कोई कंडीशन में हु, हुम और विच में से सेलेक्ट करना पड़े तो वो भी सही है। लेकिन अगर दोनों का साथ में यूज हो रहा है तो पहले हम किसका यूज करेंगे, दैट क्लोज का, क्योंकि एसएससी ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछती है, आपको दे देगी बेस्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसका मतलब एक सेंटेंस रहेगा उसके अंदर 4 ऑप्शन है और चारों सही है। अब उसमें से आपको किसको सेलेक्ट करना है, बेस्ट इंप्रूवमेंट करना है। ऐसे ही आपको 2 ऑप्शन ये दे देगी, एक दे देगी नो इंप्रूवमेंट का, फिर आप एक ऑप्शन दे देगी वो बिल्कुल थोड़ा और अलग सेंस से दे देगा। फिर आपको यहां से दोनों में से दोनों देखोगे कि दोनों सही है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट सही है उसको क्या करना, आपको टिक करना है। तो बताओ दोनों में से बेस्ट की बात आएगी तो हु को भी टिक करोगे या फिर दैट को टिक करेंगे, क्योंकि देखिए इधर इससे पहले अपने नाउन से पहले किसका यूज किया है, ऑल द, और ऑल द देखिए इसमें है कि नहीं है। और जब कोई क्लोज अपने नाउन से पहले इन वर्ड्स में से किसी एक का यूज कर लेता है तो वहां हु की बजाय किसको सिलेक्ट करेंगे, दैट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये वैसे तो एक रटने वाली सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए तो बताता हूं कि हम इंग्लिश सीखते आ रहे हैं सेंस से, लेकिन कुछ कुछ है जो एक्सेप्शनल केस भी है, उनको भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सही है, लेकिन इसको मैं 4 स्टार और इसको क्या 1 स्टार, वो उन्हीं केस में सही करेंगे जिस सेंस में आपके पास कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलने वाला, वो देखिए, ऑल द स्टूडेंट, सभी ही स्टूडेंट्स। अब कौन से स्टूडेंट्स, हु आर प्रोटेस्टिंग, ऑल द स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आर यहाँ पे क्या है बताइए, बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सही या गलत, सही। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बी के बाद एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, उन्हीं में से एक है। बिलोंग टू यहाँ प्रीपोजिशन, इसका ये क्या बन जाएगा, ये एक कॉम्बिनेशन है प्रीपोजिशन का, बिलोंग टू से गुजरना, कहां से, एसएससी का मतलब एसएससी से क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है, जो स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सभी किससे बिलोंग करते हैं, एसएससी है, मतलब वो एसएससी की तैयारी करते हैं। उसी का सेंस इसमें आने वाला है, ऑल द स्टूडेंट दैट आर प्रोटेस्टिंग, जो यहां देखो इसका हु और हुम दैट का सेंस क्या आ रहा है, जो का सेंस दे रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो कहां किससे रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है। इसका मतलब वो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर एसएससी के छात्र हैं। दोनों का सेंस सेम रहेगा, लेकिन एक रूल की प्राइवेसी के कारण आपको ऑल द के साथ में किसका यूज ज्यादा प्रीफर करेंगे, दैट का यूज ज्यादा प्रीफर करेंगे, हु, हुम और विच की बजाय। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपके माइंड में थोड़ी और क्लैरिटी आ सके। स्ट्रेट बैठिए, ठंडा पानी पीते रहिए, जिससे आपका माइंड साथ के साथ क्या रहे, चलता रहे। तो पढ़ाई के साथ पानी जरूरी होता है, तो अपनी अपनी बोतल्स अपने साथ में रखें, किसी दूसरे की बोतल छीनने की बजाय। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, आपको देखते ही ऐसे ये क्वेश्चंस फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आप देखते ही टिक कर सकते हो ना मत रूल से। द फ्यू बुक्स, और यही क्योंकि आपको आता है, फिर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए तो कितनी बड़ी बात है, वो किसकी वजह से, टाइमिंग की वजह से। तो इसीलिए एग्जाम में जो बच्चा बैठ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, उसको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको समस्या क्या हो जाती है, टाइम की वजह से वो क्या हो जाता है, उसका जो टाइमिंग की वजह से क्वेश्चंस रह जाते हैं। देखिए, विच शी हैड लॉस्ट, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने बी ऑप्शन है, तो क्या आ जाएगा, दैट शी हैड लॉस्ट। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है, द फ्यू बुक्स, अरे ए फ्यू और द फ्यू, इसमें भी बहुत
अलग डिफरेंस है। अगर फ्यू है तो इसका मतलब क्या है, न के बराबर। फ्यू वाटर का मतलब है पानी है, लेकिन इतना पानी, इतना भी कम पानी है कि वो बोतल से आपके गले तक नहीं पहुंच सकता, मतलब इतनी ही बूंद है उसको बोतल ही पी जाएगी। लेकिन ए फ्यू बोला, इसका मतलब इसमें इतना पानी है कि थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, इसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही द फ्यू का यूज हुआ, इसका मतलब जितना आपको चाहिए उतना उससे भी क्या है, ज्यादा है। मोर देन सफिशिएंट का मतलब द फ्यू होते ही क्या हो गया, ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का कॉम्बिनेशन भी इसी के साथ में यूज होता है। सेम सेंस आता है, लिटिल वाटर होगा, लिटिल और ए लिटिल और क्या होता है, द लिटिल, तीनों के अंदर वही सेम सेंस है। इसके अंदर न के बराबर, इसमें थोड़ा बहुत है, और द फ्यू का मतलब जितना आपको चाहिए उतना है। तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे द फ्यू का मतलब जितनी भी उसके पास, जो भी इसके पास जो पर्याप्त बुक्स है, विच सी हैड लॉस्ट। अब इसमें देखिए जो क्या हो गई, हैड लॉस्ट का मतलब खो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे मेरे को बताइए, दैट फ्यू को देख के विच को सिलेक्ट करेंगे कि दैट को, किसको सिलेक्ट करेंगे, दैट को, तो विच वाला इसके अंदर सही नहीं रहेगा। बेस्ट एप्रोप्रिएट क्या आ जाएगा, सी हैड लॉस्ट। देखिए सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, यही आप वाला जो माइंड में एप सेट है उसी को देखिए। हैड के बाद में जब ये आता है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, तो ये लॉस की वर्ब फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, लॉस्ट है। वही सेम उसी पैटर्न से करते चलिए, अच्छे से आप आराम से इजीली सॉल्व करते जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जिससे माँ के आप लाल हो, उस माँ ने भी कुछ आशा लगा कि आपको यहाँ तक भेजा है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल लगा के पढ़िए। जब भी माइंड में कोई अजीब ख्याल आए तो एक बार उनको जरूर याद करें, जिससे आपके माइंड में जो क्लियरिटी नहीं है वो क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि अरे धरती पे अगर सबसे तगड़ा मोटिवेशन कोई है तो वो क्या, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जिससे आप थोड़ा सा और अपने आप को अच्छा महसूस करें इस टॉपिक के अंदर। एक क्वेश्चन आपके सामने है, सी इज द लिटिल, अभी फ्यू को याद किया था, अभी लिटिल को याद किया, वही आपके सामने क्या आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे मिल रहा है। द लिटिल होप विच राम हैज बीन shattered, और बी ऑप्शन इसके सामने है, विच की जगह पे क्या बनना आपको, दैट है। बाकी सेंटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको समझने की कोशिश करना एक बार। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, जो ये सेंटेंस है इसमें आपको समझा रखा है कि द लिटिल होप, इसका मतलब जितनी भी क्या थी, आशाएं थी। अब यहाँ पे होप क्या है बताइए तो सही, यहाँ होप क्या है, नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, होप, आशा होती है कि नहीं होती। और यही बता रहा था, अगर कोई एडजेक्टिव क्लोज अपने नाउन से पहले फ्यू, सम, द ओनली, ऑल, द फ्यू, द लिटिल या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री का अगर यूज कर लेता है तो वहां पे हम हु, हुम और विच की बजाय किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और यही दैट सिंगुलर के साथ में भी सही है और प्लूरल के साथ में भी क्या है, सही है। देखिए द लिटिल होप्स, जो भी आशाएं क्या थी उसकी बची हुई थी, उसमें क्या हो गया, विच राम हैज बीन सैटर्ड। इसका मतलब देखिए यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट। आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे हैज आ रहा है फिर हैड आ रहा है, देखिए तो सही। लेकिन आप कुछ में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। इस हैड को भी क्या बनाना है, हैज को भी क्या बनाना है, हैड बनाना है। क्योंकि हैड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक वाला हैड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब है, मैन वर्ब है। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, बीन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और ये सैटर्ड क्या हो जाएगा, इसके बाद में बी के बाद वर्ब की थर्ड वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है। देखिए इसके अंदर आपको, आप सोच रहे होंगे कि एक बार हैड फिर वापस हैड फिर बाद में वर्ब की थर्ड। देखो वर्ब थर्ड कितनी है इसमें, मानो तो हैड भी एक वर्ब की थर्ड होती है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्ब की थर्ड, और एक क्या दे रखा आपको, सब्जेक्ट दे रखा है। अब आपकी थोड़ा सा ये समझ से बाहर हो रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। राम यहाँ
सब्जेक्ट है, हेड इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। फिर वापस बीन आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके लिए क्या बन गया, हेड वापस से हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन सैटरडे फिर देखो बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब इस बी के लिए ये क्या बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। और ट्रांजिटिव वर्ब और बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो किस पे एक्शन कर देगी, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। अब देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। द लिटिल होप, अब यहाँ पे पहली बात तो द लिटिल आ गया, तो अपना जो क्वेश्चन था, जो अपन इस पर्पज से आप देख रहे हैं इसको, वहां पे क्या आएगा बताओ तो सही, दैट का यूज होगा, विच का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सेंस इसका निकलने वाला, उसको देख लेते हैं। ये तो आपको जो आपका रटने वाला सिस्टम था, उसी सिस्टम से आपको देखते ही पता चल गया, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि विच नहीं, विच की जगह क्या आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। यहां तक तो मामला खत्म है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर, हेड फिर बीन, फिर बाद में क्या आ रहा है, सैटर्ड। एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पे हेड एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड इसके लिए क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर इस बीन के लिए वापस ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। अरे बताओ, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है कि नहीं आ सकती, लेकिन फिर आप देखिए बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म्स भी है। अरे बी फॉर्म है कि नहीं है, और बी फॉर्म के बाद वापस वर्ब की थर्ड आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किस पे एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। सब्जेक्ट जगह कौन बैठा है, राम। देखो द लिटिल होप, जितनी भी जो आशाएं थी, वो जो मतलब थोड़ी बहुत जो आशाएं बची हुई थी, उसके बारे में क्या बता रहा, विच राम हैड बीन सैटर्ड। इसका मतलब जो आशाएं बची हुई थी वो भी क्या हो गई, इसकी सैटर्ड। बोले तो न के बराबर चकनाचूर नहीं हो जाना, इसका मतलब आशाएं किस में चेंज हो जाना, निराशा में। थोड़ी बहुत उम्मीद होती है वो भी गायब हो जाता, उसी सेंस में किसका यूज करते हैं, सैटर्ड का यूज करते हैं। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आशाएं थी किसकी, अरे बताइए तो सही, वो राम की थी। वो आशाएं जो भी थोड़ी बहुत उसने आशाएं बना रखी थी वो क्या हो गई, सैटर्ड हो गई। अरे किसी के आने की उम्मीद होती है, आशा होती है कि कोई जवान बॉर्डर पे गया और उसकी जो मम्मी है वो वेट कर रही है कि मेरा बेटा क्या है, बॉर्डर पे जवान है और उसके आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वहां पे क्या हो गया, भीषण युद्ध छिड़ गया और वो जवान शहीद हो जाता। लेकिन उसकी मम्मी जब तक उसको खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उसके मन में थोड़ी बहुत क्या होती है, आशा बची रहती है। लेकिन जैसे ही जो उनका जो शहीद होने के बाद उनका जो काफिला घर पे पहुंचा, तो फिर वो क्या बोलेगी कि उसकी जो आशाएं जो बची थी, उस सेंस में हम उसका भी क्या यूज करेंगे, जो आशाएं बची थी वो भी क्या हो गई, सैटर्ड। बोले तो जो बची थी उम्मीदें वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। उसी के सेंस में इसका यूज करते हैं। देश के लिए एक जवान की तरह जवान बॉर्डर पे काम करता है, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग जो अभी जवान नहीं है वो समाज में एक जवान की तरह क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो आपके भरोसे अपने परिवार घर सब छोड़ के गए हैं, उनको संभालने की आपकी जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।